हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। और आज हम 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले हमने पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं तथा अब हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ेंगे, इसके बाद लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, है ना। यदि हम देखें लघु बीजाणु धानी को, तो जब हम पुमंग को देखते हैं तो पुमंग में ऊपर वाला ये भाग है एंथर और नीचे वाला भाग है फिलामेंट। तो जो एंथर होता है उसमें टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो ये द्विपालित होता है। यदि इसको हम ठीक से बनाए तो कैसा होगा, ये संरचना होगी कुछ ऐसी। ऐसी संरचना होगी जिसमें कि ये 4 दिखाई दे रहे हैं। ये है एंथर और इसमें होता है फिलामेंट। एंथर में एक पाली उपस्थित होती है, 20 से इसको डबल कर दो तो ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है, तो एक पाली उपस्थित और ये 2 पाली। प्रत्येक एंथर के अंदर 2 पालियां उपस्थित होती हैं तथा प्रत्येक पाली के अंदर 2 थीका होते हैं, थीका और ये है थीका। थीका को क्या कह देंगे अपन, कोष्ठ। मतलब प्रत्येक पाली द्विकोष्ठीय होती है और प्रत्येक एंथर द्विपालित होता है। अब ये जो 2 पालियां हैं या अपन कहें कि कोष्ठ हैं, इनमें ये क्या है, ये है पॉलन सेक या बोल दोगे लघु बीजाणु धानी। यही है लघु बीजाणु धानी। यदि हम इस लघु बीजाणु धानी को देखें तो इसके आसपास 4 प्रकार की परत उपस्थित होती हैं। तो चलिए समझते हैं लघु बीजाणु धानी की इस संरचना को। यदि हम लघु बीजाणु धानी की संरचना देखें तो ये है लघु बीजाणु धानी। एक एंथर के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। लघु बीजाणु धानी। अब यदि हम देखें तो इसके सबसे बाहर की तरफ कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल को बोल देते हैं अपन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर होती है। इस सेकंड लेयर को बोल देंगे हम एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद होती है मध्य परत। ये वाली हो जाएगी क्या, मध्य परत। और लास्ट वाली हो जाएगी टैपिटम। ये 4, पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर या मध्य परत कह दोगे और चौथी हो जाती है टैपिटम। ये चारों परत होती है लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ। मतलब लघु बीजाणु धानी इन चारों परत द्वारा घिरी हुई होती है। यदि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत की बात करें तो ये तीनों ही इस लघु बीजाणु धानी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ये इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तथा जब इसके अंदर से परागकण स्फुटित होंगे तो परागकण के स्फुटन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत का। और चौथी परत की बात करें टैपिटम, तो टैपिटम सबसे महत्वपूर्ण है। ये द्विकेंद्रिकीय या बहुकेंद्रिकीय हो सकती है टैपिटम, जो कि लघु बीजाणु धानी के बिल्कुल पास उपस्थित होती है। टैपिटम का कार्य होता है पोषण प्रदान करना,
पोषण प्रदान करना, और साथ में परागकण जब बनेंगे तो परागकण की बाहरी भित्ति, बाहरी भित्ति को कह देते हैं क्या, बाह्यचोल या एक्साइन। तो ये जो टैपिटम होते हैं वो पोषण प्रदान करते हैं तथा परागकण की बाहरी भित्ति, बाह्यचोल या एक्साइन का निर्माण भी करते हैं। ये कार्य हो जाता है टैपिटम का। बिल्कुल इसी प्रकार से इनमें भी सारी संरचनाएं यही पाई जाएंगी, क्योंकि लघु बीजाणु संख्या, लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी है, 4 है एक एंथर के अंदर। ठीक, अब हम आगे बढ़े यदि तो हम देखेंगे कि जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर ही ऊतक उपस्थित है। इन ऊतकों को कह दोगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब पॉलन मदर सेल है ये। इस वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, इसको बोल दोगे पॉलन सेक। लघु बीजाणु धानी को ही क्या कह देते हैं, पॉलन सेक कह देते हैं। और पॉलन सेक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये जो लघु बीजाणु मतलब कि पॉलन सेक है, इसके अंदर होंगी पॉलन मदर सेल्स। ये सारी की सारी पॉलन मदर सेल कैसी होती हैं, 2n होती है। पॉलन मदर सेल कैसी है, 2n है। यदि हम यहाँ बड़ा डायग्राम देखें तो 2n होंगी पॉलन मदर सेल, 2n इस प्रकार से। ठीक, अब हम, ये हो गई हमारी संरचना किसकी, लघु बीजाणु धानी की। अब पढ़ते हैं हम लघु बीजाणु जनन। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने अभी पढ़ेगी, पॉलन सेक के अंदर होगा। तो ये है पॉलन सेक। पॉलन सेक मतलब ये है लघु बीजाणु धानी। अब देखो 4 लघु बीजाणु धानी होती है एक एंथर के अंदर, लेकिन हम चारों को ना लेके एक के ही अंदर समझ लेते हैं। लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रिया इन चारों लघु बीजाणु धानी के अंदर ही होनी है। ठीक, इसके अंदर जो लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर द्विगुणित सेल्स होती हैं, 2n 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 सेल, द्विगुणित सेल होती हैं। ये सेल हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनको क्या बोलेंगे अपन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n यानी कि कैसी है, द्विगुणित है। अब इसकी प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा, जैसे यहां हुआ क्या, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या होता है कि एक सेल से 4 सेल बन जाती है, एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है मियोसिस में। लेकिन यहाँ पर 4 अगुणित कोशिका तो बनेंगी, लेकिन ये चारों कोशिका एक दूसरे से कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और चारों की चारों कोशिका कैसी है, n है। n का मतलब है अगुणित है, ये चारों ही अगुणित है। इसको बोल देते हैं लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्रॉड कह देते हैं। अब देखिए इसकी प्रत्येक सेल में क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो लघु बीजाणु धानी है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देनी चाहिए। ये है लघु बीजाणु चतुष्क, फिर ये लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो आगे अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ इनको लिख देते हैं ना, ये है अगुणित। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क जब अलग अलग हो जाएंगे तो
इस प्रकार से चार चार सेल्स बन जाएंगे। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मेयोसिस से कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। कुछ ऐसे, है ना। और प्रत्येक सेल कैसी है? प्रत्येक सेल है अगुणित सेल। अब इस अगुणित सेल को देखें तो ये सेल होगी कुछ ऐसे, लेकिन इस अगुणित सेल में एन सेल है ये, इस अगुणित सेल में अब होगा फिर से कौन सा डिवीजन? समसूत्री, मतलब इसमें हो जाएगा माइटोसिस। और ना बच्चों, इसमें जो माइटोसिस होता है वो बिल्कुल अलग प्रकार का माइटोसिस होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़े कि मेयोसिस हुआ तो अचानक से ऐसे नहीं कि एक सेल से 4 सेल बन गए, बल्कि चारों सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसको अपन ने बोले हैं लघु बीजाणु चतुष्क, है ना। लेकिन अब इसमें ये क्या बन गए हैं? तो ये जो बने हैं ये अभी अगुणित है, लेकिन यहाँ हमने कहेंगे कि ये बन गए अपने क्या? परागकण। इनको अभी अपन परागकण नहीं बोल रहे हैं ना, बल्कि इसमें एक बार माइटोसिस होगा। अब ये पहला माइटोसिस हुआ है, तो पहले माइटोसिस में क्या होगा कि देखो इसका ये एक केंद्रक है ना, और ये एक सेल है। तो ये एक सेल कुछ ऐसे डिवीजन करेगी कि एक बड़ी सेल बन जाएगी जिसका केंद्रक होगा बड़ा, और उसी एक बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में, ये इस बड़ी सेल का साइटोप्लाज्म है, तो इस बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सेल तैरते हुए नजर आएगी और उसका ये केंद्रक होगा छोटी सेल का। जैसे पहले बलून नहीं आते, वो जो बलून होते हैं वो बड़ा सा बलून एक होता है और उसके अंदर एक छोटा सा बलून होता है, वैसे ही कुछ। तो जो बड़ी वाली सेल है उसको बोल देते हैं अपन कायिक कोशिका, और जो छोटी वाली सेल है इसको अपन बोल देते हैं जनन कोशिका। अब इसे बोल सकते हैं कि ये बन गया है अपना क्या? पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु। अब देखो ये जो लघु बीजाणु बना है, इसकी यदि अपन संरचना देखें तो ये है लघु बीजाणु, ये इसका बड़ा केंद्रक, इसके अंदर सेल छोटी वाली, और ये इसके आसपास 2 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक आंतरिक झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बाहर होगी बाहरी झिल्ली, है ना। तो जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसको बोल देते हैं अंतःचोल, या बोल दोगे इंटाइन, और जो बाहर वाली है इसको बोल देते हैं बाह्यचोल, या क्या बोल दोगे? एक्साइन। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्यों कि जो एक्साइन है, ये एक्साइन एक कठोर पदार्थ की बनी होती है जिसको अपन कह देते हैं स्पोरोपोलिनिन। जो एक्साइन है वो एक कठोर पदार्थ की बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की, और इस स्पोरोपोलिनिन की ये खासियत है कि कोई भी अम्ल या क्षार इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना, या कोई एंजाइम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये इतनी ज्यादा कठोर होती है, आप इसको कॉन्सेंट्रेट एसिड में डाल दो तो भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब कि ये इतनी ज्यादा कठोर है कि इसे कोई गला नहीं सकता, ठीक। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसके बीच बीच में छिद्र उपस्थित होते हैं। छिद्र मतलब जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, जैसे इस वाले भाग में स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित है, तो जिस भाग में ये नहीं पाया जाता है उसे बोल देते हैं जनन छिद्र, ठीक। और जहां पर जनन छिद्र उपस्थित होता है वहीं से पराग नलिका बाहर निकलती है, मतलब कि यहाँ से पराग नलिका बाहर निकलेगी जिसके द्वारा ये अंदर वाला भाग है ना, जिसको जनन कोशिका कह रहे हैं। जनन कोशिका ही क्या होती है? जनन कोशिका ही आगे मेल गैमेट का निर्माण करती है। अब बात करें अंतःचोल की, तो जो अंतःचोल होती है वो
सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अंतःचूल। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अंतःचूल बनी होती है सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की। सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। दिख रहा है? क्लियर है ना? सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसके आगे समझाते हैं। तो बच्चों हमने समझा कि जब पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि जो परागकण जो अगुणित बने हैं ना, टेट्रॉड, जो माइक्रोस्पोर टेट्रॉड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उनके अलग अलग होने से प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर टेट्रॉड था वो 4 भागों में विभाजित हो गया, है ना, मतलब कि अलग अलग क्या अगुणित सेल्स बन गई। वो जो अगुणित सेल थी उनमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ था और समसूत्री विभाजन से कायिक कोशिका बनी। ये बड़ी वाली जो सेल है वो कायिक कोशिका है और जो छोटी वाली उसके अंदर सेल है वो है जनन कोशिका। तो ये है 2 कोशिकीय चरण, 2 कोशिकीय चरण, है ना। तो 60% आवृत बीजी में यही होता है कि 2 कोशिकीय चरण में ही जो सेल होती हैं वो पॉलन सेक से बाहर आ जाती हैं, मतलब कि इनका स्फुटन हो जाता है और स्फुटन द्वारा ये सेल्स ये परागकण बाहर हो जाते हैं। लेकिन बाकी की जो 40% है उनमें थोड़ा अलग होता है ना। उनमें क्या होगा कि ये है अपनी कायिक कोशिका और इसके अंदर है जनन कोशिका। तो ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में यहाँ पर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। 40% में ऐसा होता है कि समसूत्री विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से हम जानते हैं कि ये जो जनन कोशिका है उससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, पहली कोशिका और ये दूसरी कोशिका। ये भी एन सेल होगी, ये भी एन सेल होगी। इस प्रकार से 2 नर युग्मक बनते हैं, युग्मक। तो और ये जो कायिक कोशिका होती है इसका कार्य होता है कि इन युग्मकों को, मतलब कि जनन कोशिका को ये पोषण देने का कार्य करती है ना। तो जब पराग नलिका बनती है उस टाइम तक ये क्या करती हैं, इनको पोषण देने का कार्य करती हैं। कौन? कायिक कोशिकाएं। तो इसमें कितने युग्मक प्राप्त होते हैं? 2 नर युग्मक प्राप्त होते हैं। जो 40% प्लांट होते हैं आवृतबीजी, वो क्या करते हैं कि 3, इस वाले चरण को बोल देंगे अपन 3 कोशिकीय चरण, क्योंकि इसमें 3 कोशिका है। तो 40% में 3 कोशिकीय चरण में परागकणों का स्फुटन होता है और बाकी जो 60% होते हैं, 60% में क्या होता है कि 2 कोशिकीय चरण में ही क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।